1 वेरिएंट 1 है ये। 1 आवर 45 मिनट्स हैं। आपके पास 80 मार्क्स हैं। वेट यानी ग्रेविटी की वैल्यू आपने लेनी है 9.8। अगर आपके पास 10 गिवन हो तो आप वो यूज करेंगे, अगर कुछ भी नहीं गिवन हो तो 9.8 या 9.81 यूज करेंगे, ठीक है। अब वो आपसे पहला सवाल क्या कह रहा है। सॉरी, मैंने स्क्रीन तो शेयर ही नहीं की, माजरत। हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, हमने स्क्रीन शेयर नहीं की। कितना बड़ा ट्यूबलाइट है हम। चलें जी। A skydiver falling vertically through the air. In the first part of the fall, her speed increases, her acceleration decreases. In the second part of the fall, her speed is constant. अब speed constant क्यों होगी? एक होगा जी इन खातून का weight, और एक इन पर लग रहा होगा air resistance। जिस पॉइंट पर एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो जाए, आप कहते हैं कि उसके बाद कांस्टेंट स्पीड यूज होती है। क्या मैं कोई बात गलत कर रहा हूं यहां से वहां तक? तो बताइए। ठीक है जी। अमार ने कहा, यूसुफ ने कहा, तैमूर ने कहा, ईमान ने कहा नहीं, गलत बात नहीं कर रहे आप। तो वो कह रहा है ऑन योर ग्राफ मार्क वन पॉइंट where the speed of the skydiver is increasing with A, and one point where the speed of the skydiver is constant with B। लेकिन ग्राफ से पहले आपको पहले तो स्केच करना पड़ेगा ना ग्राफ, है। ठीक है। अब क्या मैं ग्राफ को नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली नो। क्योंकि ये खातून जो है वो 11 अगस्त 2026 दिन 2 बजे अपने घर की छत पे खड़ी हुई हैं, और इनके यू 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 आ गए। तो जब ये रेस्ट पे हैं और ये खुदकुशी करने का सोच रही हैं, तो ये जब रेस्ट पर है तो इनकी स्पीड जीरो होगी। इसका मतलब वाई एक्सिस पर स्पीड की वैल्यू कभी भी नॉन जीरो नहीं हो सकती, जीरो से स्टार्ट होगी। अब जब इन्होंने जंप करा तो इनके वेट की वजह से ये नीचे आना शुरू हो गई। अब ये खातून अगर मोटी होंगी तो इनका वेट ज्यादा होगा, तो ज्यादा तेजी से नीचे आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ जीरो से स्टार्ट होके स्ट्रेट लाइन जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से इन पे थोड़ा सा तरस खाया जाएगा, और इनको एयर रेजिस्टेंस की फोर्स इन पे जनरेट होगी। वेट अपनी जगह रहेगा, एयर रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। जिस पॉइंट पर एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट के बाद इनको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इनकी स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इनकी जो स्पीड है, जो इनकी वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर हो चुके। टेक्निकली शी इज एट टर्मिनल वेलोसिटी। जबकि यहाँ एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, वेट ज्यादा है। तो आपके पास यहाँ स्पीड इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन ओवरऑल डिक्रीज कर रही है। कोई मसला यहाँ तक? अफान, अलिजबा, टीपी जौहर, अम्मार, एजाइड। नहीं, अम्मार आप कहाँ के हैं भाई, वो लिखें। हरीम भाई आप भी लिखें। सोहेल भाई, मुस्तफ़ा खुर्रम, आजान भाई, प्लीज मेहरबानी करें। एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ शोज दैट द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एज द स्पीड इंक्रीजेस। उसने आपसे टेक्निकल वर्डिंग्स नहीं पूछी, उसने कहा कि एक्सेलरेशन कम कैसे हो रही है, ये ग्राफ में कैसे पता चला? आपका ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। किसी 9 क्लास के बच्चे को पकड़ो और उससे पूछो कि आपके पास इस ग्राफ की शेप का मतलब क्या होता है, वो आपसे कहेगा कि ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है। उस आपसे वजह नहीं पूछी है, उसने आपसे पूछा है ग्राफ में वजह बताओ। उसने आपसे ये नहीं कहा कि फोर्सेस की टर्म में बताओ, उसने आपसे ये नहीं कहा किसी और टर्म में बताओ। उसने आपसे कहा भाई मुझे ये बताओ ग्राफ से मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा जो ग्रेडियंट एक्सलेशन है वो कम हो रही है। क्या मेरी बात समझ आती है जी बच्चों? बच्चा पार्टी, मोमना, तुम आना जाना करना बंद करो बहन, एक जगह टिक जाओ, फिर तुम परेशान होती हो।
मुमना है ही नहीं। है, अच्छा है। जैन भाई, आगे बढ़ने की इजाजत है? सोहेल भाई, अर्ली पेपर्स करवा रहा हूँ। ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉल देयर इज अ रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। जाहिर सी बात है, एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर नहीं है, तो कोई ना कोई वेट ज्यादा है, तो जो नेट फोर्स है वो नीचे आ रही है। वन ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन हर वेट, वो दूसरी फोर्स क्या है जी, वो लग रही है उसका नाम है एयर रेजिस्टेंस। ताबेदार है सर आपके, तैमूर भाई, जैसा आप हुक्म करेंगे हो जाएगा सर। अच्छा जी। वो क्या एक्सप्लेन करे कि वर्टिकल फोर्स हुई। ठीक है। अब आपने ये बताना शुरू करा कि ये ऊंचे आ रही थी, तो इन पर एक वेट डाउनवर्ड था। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो थी वो डाउनवर्ड थी। ठीक है। फिर आपके पास क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हुई। जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हुई, तो एयर रेजिस्टेंस और वेट जिस पॉइंट पे बराबर हुए, तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई। ठीक है। तो अब ये पूरा इंग्लिश में लिखना है आपने। तो अब आप क्या लिखेंगे, शी इज फॉलिंग ड्यू टू हर वेट। ठीक है, वो वेट की वजह से नीचे आ रही थी। ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करा, एयर रेजिस्टेंस डेवलप हुई और एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हुई। ठीक है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट्स टू इंक्रीज द पॉइंट एट विच एयर रेजिस्टेंस becomes equal to the weight, द रिजल्टेंट फोर्स। अब उसने बेवकूफ बनाने के लिए आपको वर्टिकल का नाम दे दिया कि हमारा बच्चा चकराता रहे। ठीक है, चकराना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। वो वर्टिकल कहे या रिजल्टेंट कहे या नेट कहे, ऑल आई हैव सेम मीनिंग। द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, ऑब्वियसली। तैमूर एंड अशद, नहीं ना। अमार इजेड वेट तो उसने खुद बता दिया ना भाई, ये लिखा हुआ है कि एक फोर्स वेट है, दूसरी फोर्स क्या है, दोनों फोर्सेस वेट थोड़ी हैं। At one instant, a vertical force on the skydiver is 400 Newton. At the same instant, the wind causes an additional horizontal force of 100 Newton to the right. ठीक है, draw a vector diagram to determine the resultant of 400 and 100 Newton horizontal. Vertical का मतलब होता है ऐसे नीचे, horizontal का मतलब होता है ऐसे। Place an arrow of all of the forces to show their direction. Determine the magnitude of the resultant force and its direction to the vertical. यानी वेक्टर डायग्राम बनानी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर आप कहेंगे स्केल। स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। हाँ, ये वैसे ही नहीं पढ़ना चाह रहे तुम, और शोर मचाओ आराम। फिर आपके पास 4 सेंटीमीटर की लाइन डाउनवर्ड आएगी। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपसे, फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन। कोई परेशानी यहाँ तक बताइए, यस या नो? हसान, हसान, आप नदीम्स वाले हैं या टीपी वाले बेटा? रीनेम करें एलिया भाई, रीनेम करें ईशल कादरी, रीनेम करें बेटा मुस्तफा टीपी नॉर्थ। और प्लीज अटेंडेंस की पिक्चर लेके फॉरवर्ड कर दो हुसैन भाई को।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन दोबारा बनाई, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। ये आपके पास रिजल्टेंट होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? आलिशबा नो किस बात पा? क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको पकड़ो। भाई तू किधर जाना चाह रहा है? अजीब ट्यूबलाइट हुआ हुआ है। डन, आगे बढ़े। बिल्कुल है। अरशद भाई दोबारा सुन लें, पूरा मिटा रहा हूं मैं, देखें। दोबारा सुन लें। सबसे पहले आपने स्केल बनाया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक हो गया। फिर आपने स्केलिंग करी। स्केलिंग क्या करी? 1 सेंट इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ठीक है। अब उसने क्या किया? 400 डाउनवर्ड्स, यानी कि साउथ की तरफ। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन बना दी आपने। ठीक है। अब आपके पास वो क्या कह रहा है, उसी सेम इंस्टेंट पर जो लोग हेड टू टेल कह रहे हैं वो ये गलत होगा। ठीक है। ईमान, 1 मिनट रुको बेटा। उसी सेम यानी एक ही पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर 400 लग रही है, उसी पॉइंट पर 100, तो हेड टू टेल रूल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हेड टू टेल रूल में तो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था ना कि पहले एक वेक्टर कंप्लीट हो, फिर दूसरा स्टार्ट हो। ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया? अब आपने क्या करा? 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाई ऐसे, क्योंकि एक ही इंस्टेंट पर दोनों फोर्सेस हैं। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? डायगोनल लाइन बनाएंगे, एंड दिस विल बी योर रिजल्टेंट। ये आपने ओ लेवल मैथ्स में भी पढ़ा है। डन। सब ये आउट ऑफ 10 बताएं, अब तक कितने क्वेश्चन समझ आए नहीं आए? 1 सेंटीमीटर आप 0.5 कर लें। सोहेल भाई, अलिशबा, यूसुफ, जब एक पॉइंट पर देखो ये लिखा हुआ, एट वन इंस्टेंट एट द सेम इंस्टेंट, जब एक ही पॉइंट से दो फोर्सेस निकल रही हो तो पैरेललोग्राम लॉ लगता है, और जब दो फोर्सेस अलग अलग हो तो हेड टू टेल रूल लगता है। नहीं माहीन, हेड टू टेल रूल नहीं लगाया जा सकता इसमें। आगे चलते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के लिए आपको पढ़ाया गया था, इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to sum of एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तैमूर भाई बिल्कुल सही, लेकिन शुरुआत की चीज मिस नहीं करिएगा। इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम, ना आपके पीछे कुत्ते लग रहे हैं, ना आपके पीछे आपकी ट्रेन भाग रही है, ना आप जो है ना वो डीडीएलजी के शाहरुख खान है। तो पूरा आंसर लिखिएगा, अल्लाह का वास्ता आपको। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ये पिवट है, डिस्टेंस हमेशा पिवट से लेते हैं। अच्छा, क्या है जी? सूटकेस है, पढ़ना पड़ेगा। 2 किलोग्राम का एक है, तो टू 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 कितने किलोग्राम हो गए? 6 किलोग्राम। और 6 किलोग्राम को अगर हम 9.81 से मल्टीप्लाई करें तो वेट कितना आता है? 6 × 9.81। नहीं, 1 बैग मांग रहे हैं ना वो। पहले खैर बता दो,
6 × 9.81 कितना होता है? फिफ्थ है? अच्छा, 58.86 न्यूटन। जरा जी चेक करवाइएगा जरा प्लीज। अब वो एक बैग ऑफ शुगर का वेट पूछ रहा है, तो अब आपको बचपन में पढ़ाया गया था W = mg। तो 2 × 9.81 सर फहाद, यहाँ 10 क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि कहीं पे भी आपको जी की वैल्यू नहीं पता। तो जहां जी की वैल्यू नहीं पता होती मोमना, वहां क्या करते हैं? वहां यूज किया जाता है 9.81। क्या मेरी बात याद रहेगी? मोमना, आरिफ, यूसुफ, सोहेल, तुमने अभी तक रीनेम नहीं किया अपने आप को। हमजा, रमीज, आप कहाँ से हैं भाई? बताओ आंसर क्या है? 2 × 9.81। 19.862 है? 2 × 9.81 19.62 आता है? अच्छा भाई, मान लेते हैं। हमजा, रमीज साहब। अच्छा ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? सारे के सारे चढ़ गए। ठीक है। वो क्या कह रहा है? द मैक्सिमम वेट ऑफ अ सूटकेस दैट कैन बी कैरिड ऑन टू एरोप्लेन इज 67 न्यूटन। Determine whether the weight of the suitcase exceeds the maximum allowed. Show a calculation in your answer. आप सबसे पहले तो इस सूटकेस का वेट निकालो। कैसे निकालोगे? इसको निकालते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये देखो, ये सूटकेस अगर ज्यादा है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा, रोहान साहब खुद नहीं आए, इतने बड़े ढक्कन है वो। उनको बोलो भाई, वो उन्होंने भी पास होना है, ये यू स्टार लाना है। और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही है। तो अब तुम्हारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हें सेंटीमीटर में, जबकि वेट न्यूटन में है, तो सेंटीमीटर तो हराम हो गया इस्लाम में, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या होगा? F1 × D1 = F2 × D2। मेरे बच्चों का जल्दी जल्दी आंसर निकालो, तेजी से बढ़ना है आगे। 58.86 × 80 एक्सपोनेंट -2। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं मोमिना? हसान हमेशा पिवट से। यूहान, यहां तक बात समझ आती है? यूहान, आसिफ, टीपी जौहर। और तुम्हें F2 चाहिए, और ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास? 90। 90 एक्सपोनेंट -2। आंसर बताओ बेटा मुझे जल्दी से। ईशल, पानी पिला दो। सर, जी तैमूर भाई बोले। सर इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल -2 क्यों लगाया? हैं, टाइप करो तैमूर, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी खूबसूरत सी। MHSR? ये IUSS में कौन सा कार्टून है MHSR? GC का? भाई इतनी शॉर्ट फॉर्म नहीं करो भाई, इतनी शॉर्ट फॉर्म में पैदा थोड़ी हुए होगे तुम। इतनी अजीब अजीब सी जनरेशन जी है तुम लोगों की, जी है, पी है, जो भी है। 52 पॉइंट। तैमूर भाई, इसके ऊपर -2 इसलिए लगाया है कि इसको 100 से डिवाइड करके सेंटीमीटर को मीटर में लेके गए हैं। तो F2 की वैल्यू क्या आ रही है? 52.32 न्यूटन। जहाज पे कितने न्यूटन ले जा सकते हैं? 67। तो ये वाला न्यूटन वाला जहाज सूटकेस सही है।
तो यस, इट इज अलाउड एज 52 न्यूटन इज लेस देन 67 न्यूटन। अरे हम छोड़ दे यार, नहीं पढ़ाने दे, ये लोग नहीं पढ़ना चाह रहे। ठीक है, आगे चलें जी। अगला सवाल, अ बस इज टेस्टेड फॉर स्टेबिलिटी। अच्छा, जब आपको स्टेबिलिटी पढ़ाई जा रही थी तो आपको पढ़ाया गया था कि बेस एरिया ज्यादा होना चाहिए मोमिना भाई, फाइजा भाई, और सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे। ऐसा ही है मोमिना सर एंड स्क्रीन नजर नहीं आ रही। क्या नाम था दूसरा, फाइजा भाई, बताएं मैंने सही बताया है? सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अशद भाई मुझे आवाज नहीं आ रही है, माइक मत खोलें, रिप्लाई टाइप करें प्लीज। टाइप करिए, टाइप, मुझे मैसेज नजर आ जाएगा। अल्लाह माफ करे तुम लोगों को, स्क्रीन स्क्रीन इतने मैसेजेस करें तुम लोगों ने। ये आ गई भाई स्क्रीन। अब आ गई सर की स्क्रीन। अच्छा जी, आपको स्टेबिलिटी का एरिया क्या पढ़ा है आपने, कि बेस एरिया ज्यादा हो और सेंटर ऑफ मास नीचे हो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या होता था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता था, अब ये देखो इन्वर्टेड कॉमास में है, मोमना एंड फायजा, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि जब इन्वर्टेड कॉमास में हो तो अफान क्या लिखना है, डेफिनेशन। तो अब डेफिनेशन कैसे लिखते हैं बेटा? डेफिनेशन लिखते हैं, द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जी मेरी बेटा मुमना जबरदस्त, आर एक्सर्टेड अपॉन, एक नंबर है, आगे नहीं बढ़िएगा, होशियारी नहीं दिखाइएगा, ठीक है। When the slope is made, the bus falls over by rotating about point P. Why the bus falls over? जब आपने इसको और स्टीप करा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर गया, बेस एरिया कम हुआ, तो ये टॉपल कर जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा सुन लें, जब आपने इसको स्टीप किया यानी और ऊपर चली गई है, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया। जब सेंटर ऑफ मास ऊपर गया यानी यहां से भी ऊपर यहां कहीं आ गया, तो अब आराम से ये टॉपल कर जाएगी। क्लियर मोमना, फाइजा, हसान? अलिशबा, अम्मार, अशद, एलिया, ईमान, इशाल, हमजा, रमीज। आप कौन से स्कूल से हो बेटा हमजा? लाइबा, रोहान, रोहान अयान का है, माहीन, सोहेल, मुस्तफ़ा, आजान, तैमूर, यूसुफ, योहान एंड जैन। क्लियर? आउट ऑफ 10 बताइए। अच्छा, दी एकेडमी के आप, इश्तियाक भाई के चीते। 100, वाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा ABCD में से यू स्टार ले 100, यू स्टार लेके आएगा शायद। 100 आउट ऑफ 10। नहीं हमार मैक्स ऑल फोर्सेस ट्रांसले देखो, हमेशा याद रखिएगा डेफिनेशन के अंदर अपनी इंग्लिश मत ठोकिएगा, वैसी आप लोगों की इंग्लिश वाहियात है। ठीक है, तो उसमें अपनी इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश मत करिएगा। तो अब एक्सप्लेन करना है 2 नंबर के लिए। तो 2 नंबर का मतलब क्या होता है? 2 नंबर का मतलब होता है दो पॉइंटर्स, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
will increase। अब मुस्तफा खुर्रम, तुम वो क्या कहते हैं तुम लोग की जबान में? हमारी जबान में तो उसको फ्लश कहते हैं, तुम लोग कुछ और कहते हो, वो कर लो, तुम्हें ये आया था। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल इंक्रीज ड्यू टू विच। हाँ बेटा तैमूर। इट मे टॉपल ऑल्सो द बेस एरिया विच इज, और मजे की बात मुस्तफा खुर्रम, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे जाएगा। द बेस एरिया विच इज इन कांटेक्ट विल बी लेस ड्यू टू विच। कर लो तुम कार्टून बना पोगो वाली हरकतें। इट मे टॉपल। पढ़ो भाई, समझ में आया या नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, माइंड फिक्शन का तो दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। मियां सोहेल चैनल का नाम है, फिजिक्स विद अब्दुल कुद्दूस की बेवा। इधर देखो अरशद भाई, जब आपने इसको ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, अब जब तुम इसको, इसका स्टीपनेस बढ़ा रहे हो, तो आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऊपर जाएगी ना, और इसके टॉपल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑल्सो जो ये बेस का टायर है, इसका भी कनेक्शन टूटेगा ना। ये लिखा है इंग्लिश में। बताइए, ये बात क्लियर है? अशद, अम्मार, एक पॉइंट समझा दें, कौन सा वाला पॉइंट समझा दें? आपका रोस्ट इज सेट इन स्टोन। अबे क्या बोलना चाहते हो भाई? तुम्हारी जिंदगी स्क्रीनशॉट में गुजरेगी भाई। A battery, a pulley, and a motor are used to lift a load as shown in figure 3.1. Describe the transfers between energy stores that occur as the load is lifted. अच्छा जी, ये लोड है, यहाँ था। मोटर के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हुई वो पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो ऊपर जाके थर्मल प्लस पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 32 तारीख को वासे भाई, अब अगर तुमने पूछा ना, बता दूंगा ग्रुप पे। स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted to gravitational potential energy as the load is lifted upwards with thermal energy produced as a loss। पानी वहां से, शुक्रिया आपका। बर्फ में मुंह में रख देती ना मेरे। चलें जी। The efficiency of the motor, pulley and load system is less than 100%। ठीक है, अब मेरी बात सुने। मैं इस वक्त आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आप में से मेजोरिटी लोगों को फिजिकल भी पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ना ऑनलाइन ना फिजिकल, किसी भी पॉइंट पर वी कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट। आप ये बात समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, कि इंसान कोई भी काम करेगा
वो 100% एफिशिएंट नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, क्योंकि आपके पास थर्मल एनर्जी का लॉस हर हाल में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। क्या चल रहा है ये डायनासोर? मोमिना ने लिखा था ना डायनासोर। पता नहीं, मुझे डायनासोर कह रही होगी। By comparing the input energy and the useful output energy, explain why the efficiency is always less than 100%। क्योंकि कभी भी ये हो ही नहीं सकता, हमेशा लेस देन 10% होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? थर्मल एनर्जी is produced as a loss। हाँ तो तैमूर वो ऐसा थर्मल होगा ना, फ्रिक्शन, ड्यू टू विच द एफिशिएंसी कैन नॉट बी। ये तुम लोग शी क्यों लिखते हो तैमूर? सही होता है SHAHI। ये जाहिल लिखते हैं SHI, शी। शॉर्ट फॉर्म में पता नहीं क्या है। स्पेस में एनर्जी लॉस क्यों नहीं होता? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं होती बेटा। एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट। भाई देखो, एक केमिकल एनर्जी या एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो रही है या मैक्सिमम कन्वर्ट हो रही है इन अदर फॉर्म। तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी of the battery is being converted into gravitational potential energy as well as loss को भी छोड़ने के लिए गए ना। हाँ। due to thermal। बहुत लगे हुए। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? इसमें गाड़ी में रात को 11 बजे क्लास होते हैं इस टाइम। सर टाइम बजाते हैं। आरएस ने यानी वैक्यूम में 100% होगी। यस। किसी का माइक खुला है, बैकग्राउंड म्यूजिक नजर आ रहा है। म्यूट। मैं खुद म्यूट हो गया। चलें जी। 15 वॉट है इनपुट पावर। मोटर यूज हुई है 20 सेकेंड। एफिशिएंसी है 60%। एनर्जी निकाल के दें। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इनटू 100। ठीक है जी। एफिशिएंसी है 60, पावर आउटपुट चाहिए, इनपुट पावर है 15 इंटू 100। इनपुट निकाल के दें। 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टी इज इक्वल टू पावर आउट। बताएं, तुमने थूक लिया? अब मैं पढ़ा लूं? जाओ, आंसर बताएं।
9 आंसर आ रहा है। 9 वॉट। पावर आउटपुट कितना है? 9 वॉट। अब तुमसे पावर तो नहीं, एनर्जी मांगी गई थी, और टाइम कितने सेकंड। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 9 × 20। अच्छा, अब यहां एक चीज समझें, यहां पे एक जरूरी चीज है। आपको ये बात पता है कि जब भी एनर्जी कैलकुलेट की जाती है, जब भी एनर्जी कैलकुलेट की जाती है, तो टाइम हमेशा सेकंड में लिया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी तो टाइम हमेशा सेकंड में लिया जाएगा। क्लियर? तो 2 9 जा, क्या आंसर आ रहा है? 180 जूल्स। सबका यही आ रहा है। 2 नंबर मिल गए मुझे। अब 2 नंबर कैसे मिले उसको समझो। ये वाली जो वर्किंग की है ना मैंने, ये है मेरे पास C1, और ये वाली वर्किंग है मेरे पास A1। मेरी बात समझ में आई? C1 का मतलब क्या होता है? प्योर कैलकुलेशन। और A1 का मतलब क्या होता है? आंसर। आगे बढ़ने की इजाजत है? evaporation of water from the surface of the skin causes cooling। एक मिनट रुकना जरा। नहीं ना, आउट थोड़ी निकाली है, इनपुट निकाली है, आउट तो गिवन था। Evaporation of water from the surface of the skin causes cooling. Describe using ideas about the particles how evaporation causes cooling। तो आपके पास क्या होगा? दी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, आरएस में देख लेता हूं बेटा। दी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स विल लीव द सरफेस। क्यों लीव करेंगे जी? ड्यू टू देयर इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू विच टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आई? स्टेट वन डिफरेंस फ्रॉम एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, बहुत सारे थे, कोई एक लिखना है। यूसुफ अभी देख लेता हूं। फिक्स लिख दो। एक्सटर्नल एनर्जी का लिख दो, सरफेस एरिया का लिख दो, कोई सा भी एक डिफरेंस लिख दो। ठीक है, लेकिन कोई एक लिखना, तीनों नहीं, अब्बू नहीं बनना। ठीक है? ठीक है, एक का मतलब एक होता है। जी अम्मार, सही कह रहे हैं आप। आप वो क्या कह रहे हैं? कूलिंग से कन्वेक्शन करंट कैसे बन रहा है? मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको मैंने पढ़ाया हुआ है तो मैंने आपको थर्मल फिजिक्स के अंदर एक टेबल बनवाया था। वो टेबल क्या था कि किसी भी लिक्विड या गैस का टेम्परेचर जब कम किया जाता है
तो उसके मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं। जब करीब आते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, ये वाली भारी चीज नीचे आती है। और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और जब डेंसिटी कम होती है तो ये ऊपर जाता है। याद है कुछ? डन। The air particles having higher density will words। सुहेल, तुम ये वहाज और इन लोगों को बोलो, अफान अबान वगैरह को, टीपी जौहर वाले। क्यों? आप ऐसे ही है ना? बताइए बेटा, कोई सवाल? आरिस, अफान, अलिशबा, अम्मार, अशद, एलिया, ईमान, फायजा, हमजा, हसन, लाइबा, माहीन, सोहेल भाई, मुस्तफा, तैमूर, मोमिना, यूसुफ, योहान एंड जैन। जो लिखा है अशद वो समझ आया है? अब वो क्या कह रहा है कि जो खाना था वो 20 डिग्री पे था। ये कौन सा टेम्परेचर हो गया इनिशियल? खाने का जो मास है वो 3.6 kg है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3000 है। फाइनल टेम्परेचर जब इतनी एनर्जी सप्लाई की गई। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को ना एक मसला होता है। वो मसला क्या होता है? हाँ नहीं अम्मा, डेंसिटी की जगह टेम्परेचर नहीं लिख सकते। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को एक मुश्किल होती है। और वो मुश्किल क्या है कि फॉर्मूला समझ नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो एक पेंसिल लें और अपने वेरिएबल्स मार्क करते जाएं। देखें मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ वेरिएबल्स मार्क किए हैं और मेरे पास पूरा फॉर्मूला सामने आ गया है। कि मेरे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और फिर डेल्टा टी निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर, मुझे फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यूज डालना शुरू करें जी। 1,60,000 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 3000 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी निकाल के दें। जल्दी करो यार, अभी 5 सवाल और बाकी हैं। आंसर बताएं। 14.81 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर -20। फाइनल चाहिए तो ये माइनस से उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 34.81 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? योहान, मोमना, हमजा, रमीज, ये क्लियर है या नहीं? मोमना जवाब चाहिए बेटा मुझे। योहान, जैन खामोश है इतनी देर से। अम्मार देखो मेरी बात सुनो।
तुम्हारे पास Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी से तुमने पहले निकाला चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को तुमने रखा इस फॉर्मूले में, और तुम्हें इनिशियल टेम्परेचर गिवन था, तुम्हें फाइनल चाहिए था। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, तुमने वो निकाल लिया। Figure 5.1 is the diagram showing the arrangement of a air particle as a longitudinal wave। longitudinal wave में क्या होता था? कंप्रेशन और रेफेक्शन। तो यहाँ पार्टिकल्स करीब हैं, यहाँ पार्टिकल्स करीब हैं, यहाँ पार्टिकल्स करीब हैं, यहाँ पार्टिकल्स करीब हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सारा का सारा कंप्रेशन है और ये सारा रेयरफेक्शन है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में फर्क क्या होता है बेटा? कि द रीजन in which the particles are closer to one another is compression, and the particles, the region in which they are further away is rarefaction। अच्छा जी, वो कह रहा है एक रिपल्ट। अच्छा, अब एक फटा और है जी। नहीं 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 ईमान, बिल्कुल भी नहीं। रिपल टैंक जो है ना, हमारे पास रिपल टैंक एक इंस्ट्रूमेंट था, अपनी जगह है, लेकिन अब रिपल टैंक की वर्किंग, रिपल टैंक की डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है। रिपल टैंक का जो एप्लीकेशन है, जिसमें रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है, डायफ्रेक्शन आता है, वो अपनी जगह मौजूद है। उसके पैटर्न्स मैंने आपको कराए हैं। चाहे आप IUSS के हों, चाहे आप क्रेडो के हों, चाहे आप TP जौहर के हों, आप TP नॉर्थ के हों, आप नदीम्स के हों, मैंने आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के पैटर्न्स बनवाए थे। बट रिपल टैंक नाम अब सिर्फ नाम की हैसियत तक है। पहले ये एक पूरा इंस्ट्रूमेंट था जिसको पढ़ाया जाता था, जिसकी डायग्राम बनवाई जाती थी, अब वो नहीं है। क्लियर? इजाजत है जी आगे बढ़ने की? वहाज TP जौहर लिखो। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है कि 45 वेव्स इन 1 मिनट। फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, है ना? 1/टाइम। अब उसको किस तरह करोगे? देखो, अगर तुम्हारे 5 वेव्स बन, 1 मिनट सेकंड होते हैं 60, है ना? नहीं तैमूर, समझो, अगर 45 वेव बन रही है 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी बनेंगी? पहले तो ये निकालो। समझ में आया या नहीं आया? सोहेल भाई, पूरा पेपर करके इजाजत मिलनी है अभी। रुक जाओ, इंसान के बच्चों की तरह बैठे रहो। बताओ, समझ में आया या नहीं आया? दोबारा सुने। देखो, 45 वेव्स बन रही हैं इन 1 मिनट। फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। याद करो, मैंने लिखवाते हुए बताया था कि डेफिनेशन जब होती है तो लिखते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट गिवन टाइम, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो हम बात करेंगे 1 सेकेंड में कितनी वेव्स आ रही हैं। तो आपने क्या करा? अगर 45 वेव्स आ रही हैं इन 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव आएंगी? सोहेल भाई, ये क्लियर है? 0.75। तो एक वेव का टाइम कितना हुआ? 0.75 सेकेंड। अब लगाओगे फ्रीक्वेंसी के लिए 1/टाइम पीरियड।
आंसर बताओ। 1 पॉइंट। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव इज इंक्रीज बाय मूविंग द वुडन बार अप मोर क्विकली, यानी आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अच्छा, आपको ये पढ़ाया गया था कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ कम हो जाती है, और स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड कम होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया? दोबारा सुन लें, वो क्या कह रहा है आपसे कि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, योर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। आपको पढ़ाया गया था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो वेवलेंथ कम होगी। आपको ये बताया वेवलेंथ और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ कम तो स्पीड कम। तो आपके पास दोनों क्या होंगी? डिक्रीज। क्या ये क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है? प्लीज आउट ऑफ 10 रेट करें अभी तक के अपने पेपर को। जल्दी करें ना सुस्त लोग। मोमिना, योहान, हमजा, रिजवान, एलिया, हसन, माहीन, मुस्तफा, योहान एंड जैन। जैन नफीस से ऑनलाइन कर ऑन करके चला गया है। यूसुफ तेज जा रहा हूं इसलिए। तो आज बेटा इलाज कराओ। तैमूर मुझे नहीं पता। अभी तो देखें, इसको समझें, ये पैटर्न है। सबसे पहले आप 90 डिग्री पे नॉर्मल बनाना शुरू करें। एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास। आपको पता है कि जब आप डेंसर से शैलो में जाते हैं तो आपको सैयद फहद अली साहब ने एक टेबल बनवाया हुआ था जिसमें था कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा। तो अब आपके पास जो लाइट रे जो वेव होगी वो दूर नहीं जा सकती। वो दूर नहीं जा सकती। वो वेव जो होगी आपकी, वो करीब आएगी, यानी कुछ इस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अम्मार दोबारा सुनो। आपने सबसे पहले नॉर्मल बना लिया, एक, दो, तीन, चार और पांच। अब ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गए। अब आपको पता है कि जब आप डेंस से शैलो जाते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है। तो अब आप वेव दूर नहीं ले जा सकते। आपकी वेव का एंगल नॉर्मल से ज्यादा नहीं हो सकता, आपकी वेव का एंगल नॉर्मल से कम होगा। क्या अब बात समझ में आती है? अम्मार,
तो आपने क्या करा, इसको ऐसे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, और ये आपने नॉर्मल बना दिए। अब वो क्या कह रहा है कि डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस in which a wave spreads out as it hits the edge of an object। आगे बढ़े। A student set up a circuit to determine the resistance of a length of the wire. The circuit contains a battery, a length of the wire, voltmeter, ammeter and variable resistor। उसने बैटरी लगा दी, वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया। अब कौन कौन सी चीजें नहीं है, एमीटर नहीं है, वोल्ट मीटर नहीं है, और सर्किट कंप्लीट नहीं है, ऐसे ही है ना। एमीटर किसी भी जगह पे लगा दो, एमीटर सीरीज में लगता है, कहीं पे भी लगाया जा सकता है। एमीटर सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, तो आपने एमीटर यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, या यहां लगा दो। दे ऑल हैव सेम मीनिंग्स। ठीक है, लेकिन लेकिन वोल्ट मीटर सिर्फ उस चीज के पैरेलल लगेगा जिसका वोल्टेज चाहिए, एंड दैट इज दिस रेजिस्टर एक्स। क्या ये बात समझ में आई। एक्सप्लेन हाउ एक्स एंड आर एक्ट एज अ वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर। देखो सीरीज है, सीरीज की वजह से करंट सेम है, करंट सेम होता है तो वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज पैरेलल पढ़ा है ना भैया, तो वही चीज लिखनी है। दे आर इन सीरीज with one another due to which the electric current will remain same। However, the voltages, थैंक यू सोहेल भाई। आगे बढ़े। फिर रात के 12 बजे कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हो तुम। The student determines the resistance x of 5 different lengths of the wire, making it the length of the 20 से 260। उसने ग्राफ दे दिया रेजिस्टेंस वर्सेस लेंथ का। आ रिलेशन बताएं। तो आपके पास रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कैसे पता लग रहा है ये बात, क्योंकि जिस जिस रेशियो से लेंथ बढ़ रही है
उसी रेशियो से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, एंड इट हैज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आगे चलें। आगे चलते हैं जी। अब वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द करंट इन 90 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट्स। जब 20 था तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1.4। 40 पे कितना हो गया, 2.8। 60 पे कितना हो गया, 3 कितना होगा ये, 3.3, 3.4, 4.2। तो 90 पे कितना होना चाहिए, निकाल के दीजिए। बताइए। चलें एक काम करें, आज यहीं तक रखते हैं। इसकी पूरे की रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है।